हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। दोस्तों, इस किताब का पहला चैप्टर है तहजीब के माक़बल तारीख़ी अदवार। मॉर्गन पहला शख्स था जिसने माहिर फ़न की गहरी वाक़फ़ियत के साथ इंसान के माक़बल तारीख़ी दौर में एक मख़सूस नज़्म तरतीब पैदा करने की कोशिश की, सिवाय इस सूरत के कि जब मज़ीद अहम मवाद मिलने की वजह से तब्दीलियाँ करना ज़रूरी हो जाए। उम्मीद की जा सकती है कि इसने जो कुछ दर्जा बंदी की है वो कायम रखी गई। अहद वहशियत और अहद बर्बरियत और अहद तहजीब, इन तीनों खास अहदों में कुदरतन मॉर्गन का ताल्लुक मखसूस पहले दो से और इस अबूरी दौर से है जो तीसरे अहद की तरफ ले जाता है। इन दो अहदों में से हर अहद को वो ज़राए ज़िंदगी की पैदावार की नशोनुमा के मुताबिक इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी अदवार में तकसीम करता है, क्योंकि जैसा कि मॉर्गन का कहना है, कुर्रे अर्ज़ पर इंसान की सारी बरतरी का दारो मदार इस बात पर है कि ज़राए ज़िंदगी की पैदावार में इसने कितनी महारत हासिल की है। इंसान में एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसने ग़िज़ा की पैदावार पर पूरी कुदरत हासिल कर ली है। इंसानी तरक्की की बड़ी मंजिलों का कम व बेश बराह रास्त ताल्लुक़ ज़राए ज़िंदगी के वसीलों की तौसीत के साथ है, जिन ख़ानदान का इर्तिका भी इसके साथ साथ होता है, लेकिन इसमें हमें ऐसी कोई कतई बुनियाद नहीं मिलती जिससे मुख्तलिफ़ अदवार की दर्जा बंदी की जा सके। अहद वहशियत, इब्तदाई दौर, ये नस्ल इंसानी के बचपन का दौर है। इंसान अभी तक अपने इब्तदाई मुस्कन यानी गर्म या नीम गर्म इलाकों के जंगलों में रहता था और कम अज़ कम एक हद तक दरख्तों पर बसेरा करता था। यही वजह थी कि वो इतने दिनों तक बड़े बड़े शिकारी जानवरों और दरिंदों से बचा रहा। फल, गिरीदार मेवे और जड़ें, यही इसकी ग़िज़ा थी। इस दौरान में इसके असली कारनामा यह था कि इसने बोलना सीखा। तारीख़ी ज़माने में हमें जिन लोगों का हाल मिलता है, इनमें से कोई भी इस कदीम हालत में नहीं था, अगरचे ये ज़माना हज़ारों बरस तक रहा होगा। फिर भी इसका बराह रास्त सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन जब एक बार हम ये मान लेते हैं कि इंसान आलम हैवानी से पैदा हुआ है, तो फिर इस अबूरी दौर को भी मानना ज़रूरी है। नंबर 2, दरमियानी दौर। इसकी इब्तिदा इस वक्त से होती है जब मछली, जिसमें केकड़े, घोंगे और दूसरे दरियाई जानवरों को भी शामिल करते हैं, ग़िज़ा में काम आने लगी और आग का इस्तेमाल होने लगा। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं, क्योंकि मछली आग के इस्तेमाल के बाद ही अच्छी तरह खाने के काम आ सकती है। इस नई ग़िज़ा ने इंसान को मौसम के मुतालिक और मुकाम की कैद से आज़ाद कर दिया। दरियाओं और साहिलों के साथ साथ चलकर इंसान अपनी इस वहशत के हालत में भी कुर्रे ज़मीन के बड़े हिस्से पर फैल गया। इब्तदाई पत्थर के दौर के बेढंगे खुरदुरे पत्थर के औजार, जिनको अहद हज़्र कदीम के औजार कहते हैं, जो सब के सब या ज़्यादातर इसी दौर के हैं और सभी बर-ए-आज़मों में बिखरे पड़े हैं, इंसान की इस नक्ल हरकत का सबूत है। नए नए इलाकों में जाकर बसने, बराबर नई चीज़ों की तलाश के धुन में लगे रहने और अब इसके साथ रगड़ से आग जलाने के फ़न पर कुदरत पा लेने से इंसान को खाने की नई नई चीज़ें मिलती रहीं, जैसे ग़िज़ाई जड़ें, घंटियाँ जो गर्म राख में ज़मीन में खुदी हुई आग की भट्टियों में पका ली जाती थी, और इब्तदाई हथियारों यानी लाठी और भाले की ईजाद के बाद शिकार में मारे हुए जानवर भी ग़िज़ा में शामिल किए जाने लगे। महज शिकारी कौमें, जिनका अक्सर किताबों में जिक्र आता है, यानी ऐसी कौमें जो महज शिकार पर गुजारा करती हों, कभी नहीं रहीं। शिकार का नतीजा इतना गैर यकीनी होता है कि महज इसके सहारे ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है। खाने की चीज़ों का मिलना अब भी निहायत गैर यकीनी था, जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि इस दौर में
آدم خوری کا رواج شروع ہوا اور بہت دنوں تک جاری رہا۔ آسٹریلیا کے باشندے اور بہت سے پولینیزین بھی آج بھی وحشیت کے اس دور میں ہیں۔ نمبر 3، آخری دور۔ اس کی ابتدا تیر کمان کی ایجاد کے ساتھ سے ہوئی، جس کی وجہ سے جنگلی جانوروں کو گوشت غذا کا باقاعدہ جز بن گیا اور شکار کا عام رواج ہو گیا۔ تیر کمان اور اس کی تانت ایک پیچیدہ ہتھیار ہے جس کو ایجاد کرنے کے لیے بہت دنوں کے تجربے، تیزی اور ذہانت کی ضرورت تھی، اور اسی لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے ساتھ بہت سی دوسری ایجادوں سے بھی واقفیت ہو۔ اگر ہم ان قوموں کا موازنہ ان سے کریں جو اگرچہ تیر اور کمان سے تو واقف تھے مگر برتن بنانا نہیں جانتی تھی، مٹی کے برتن بنانے کے فن سے مورگن کی رائے میں عہد بربریت کی طرف تغیر کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس ابتدائی دور میں بھی لوگ گاؤں میں بسنے لگے۔ ذرائع زندگی کی پیدائش پر کسی حد تک قدرت حاصل ہو چکی ہے۔ لکڑی کے برتن بھانڈے بنائے جاتے ہیں، انگلیوں سے کرگھے کے بغیر، درختوں کو چھال کے ریشوں سے طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، درختوں کی چھال اور بیت کی ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، اور پتھر کے پالش کیے ہوئے چکنے اوزار بنائے جاتے ہیں۔ پھر بڑی بڑی حد تک آگ اور پتھر کی کلاڑی کی مدد سے درخت کا تنا کھود کر ناؤ اور ڈونگی تیار ہونے لگے، اور کہیں کہیں مکان بنانے کی لکڑی اور تختے بھی کاٹے جانے لگے۔ مثال کے طور پر شمال مغرب امریکہ کے انڈینوں میں یہ سبھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ تیر کمان سے تو واقف ہیں مگر برتن بنانا بالکل نہیں جانتے تھے۔ تیر کمان عہد وحشیت میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو عہد بربریت